देश दुनिया में वसदे पंजाबियों ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं रजिंदर सिंह बिलगा ते तुसी वेख रहे हो बिलगा न्यूज़ ऑनलाइन चैनल। तो दोस्तों अज साडे नाल जुड़े ने IG श्री SR दारापुरी जी। दारापुरी जी लंबा समा यूपी दे विच पुलिस दे विच वडेरे अहुदियां ते ड्यूटी करते रहे हैं। आओ अज इन्हां तों जानते हैं इन्हां दे जन्म तो लैके अफसर बन तक किवें इन्हां ने ये सारियां मंजिलां सर कीतियां। शुरू करते हैं दारापुरी जी का पहला स्वागत कर लेने। दारापुरी जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों ज़्यादातर यूपी विच रहन करके ये हिंदी बोलणगे ते मैं सवाल इन्हां नूं पंजाबी विच करांगा। पंजाबी ये समझदे ने, इन्हां ने कहा कि पंजाबी बोलनी थोड़ी जी इन्हां नूं जिहड़ी आ औख है। लंबा समा हिंदी कह लो भाषा बोलते करके ते गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। दारापुरी जी पहला मैनू अपना तुसी पूरा नाम दस्यो। देखो मेरा पूरा नाम शुरू दे विच तां सिर्फ सरवण राम सी, सरवण राम जी। ते फिर बाद दे विच मैं IPS होने तो बाद 1978 दे विच दारापुरी वर्ड ऐड किया जी। ते फुल नेम तो फिर हुण सरवण राम दारापुरी है, पर जो प्रचलित नाम है वो ज्यादातर SR दारापुरी है। दारापुरी जी। ते दारापुरी जी ये अपना जिहड़ा पिंड फलौर तहसील दा दारापुर जी, ये अपना पुश्तैनी पिंड है जां तुसीं किते अगे पिछेओं आके इत्थे रहने? देखिए जो दारापुर ये गांव है ये हमारा पुश्तैनी गांव है जी। तो हम शुरू से ही यहाँ के रहने वाले हैं, शुरू से रहने वाले। ते मैं पूछना चाहांगा कि तुसीं जिहड़ी अपनी पढ़ाई तो पहला तुहाडा जन्म कदों होया, तुहाडे माता पिता दा की नाम? जी जी जी। देखो मेरा जन्म 1943 में हुआ था। अब जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो जब स्कूल में मेरे पिताजी जिनको हम चाचा जी कहते थे, वो जब मुझे दाखिल कराने के लिए लेके गए थे तो वो जो वहां पर टीचर थे उन्होंने मेरा कद काठ देखा और कहा कि लड़का 6 साल का तो लगता ही है जी। तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरी जन्म तिथि जो है 16 दिसंबर 1943 जो है मतलब वो उन्होंने लिखी है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता मेरा जन्म का दिन 16 दिसंबर ही है, या मेरा मतलब जन्म का जो वर्ष है, जो ईयर है, साल है, वो भी 1943 है, पर सरकारी तौर पे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1943 है। अगे पूछना चाहांगे तुहाडे पिता दा ते माता जी दा की नाम? जी, मेरे पिताजी का नाम निरंजन राम सी जी और मेरी माता जी का नाम पुन्ना देवी था। ठीक है। ते उस समय किन्ने पढ़े सी? वो देखो वो कोई कुछ नहीं पढ़े थे। ये मेरे पिताजी बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे और माता जी है वो भी बिना पढ़ी लिखी थी। और क्योंकि उस जमाने में पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, बहुत कम लोग जो है कोई पढ़ाई लिखाई करते थे। ज्यादातर खास तौर से जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ उस कम्युनिटी के लोग तो उनका पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए वो दोनों ही मतलब बिना पढ़े थे और दोनों ही मशहूर थे। ते उन्होंने तुहानू पढ़ाउण लई जिहड़ा उस वेले जरूर कोशिश की कि सरवण राम जिहड़ा आ उन्होंने हालातां दे मुताबिक पढ़ाउण लई, ते उस वेले तुसीं जिहड़ी प्राइमरी सिक्ख्या जिहड़ी आ वो कित्थों कीती? नहीं वो देखिए ऐसा है, देश के आजाद होने के बाद ये चला था कि भाई बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से हुआ था। तो वो जो सरकार की तरफ से जो एक प्रेरणा थी या एक कैंपेन था, उस कैंपेन के अंडर जो है मेरे पिताजी मुझे लेके बगल में मैसमपुर गांव है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, अब तो खैर वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, तो वहां पर वो लेकर गए जी। तो हमारी जो पढ़ाई है वो आजादी के बाद में पढ़ने के लिए सरकार की तरफ पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिश थी उसके अंतर्गत हुई। और उसी दौर में मेरे साथ और भी काफी लड़के जो है वो उस स्कूल में जाकर दाखिल हुए, तो वहां से फिर जो है मैं पढ़ा हुआ। इसमें मेरी पढ़ाई में खास बात यह है कि जैसे मैंने बताया मेरे माता पिताजी तो अनपढ़ थे, पर मेरे पिताजी जो है उन्होंने गुरु की सीख रखी थी और वो जैसे पंजाब में किस्से पढ़ने का शौक है, वो किस्से पढ़ा करते थे। जानी चोर का किस्सा है, जिंदगी विलास है, ऐसे पूरन भगत है, ये सब पढ़ते थे। तो मैं शुरू में जैसे ही कुदरती कोई बात रही कि मुझे पढ़ने में
एक लगन पैदा हो गई। और मैं जब शुरू में उड़ा एड़ा मैंने सीखना शुरू किया तो मैं अपने पिताजी के पास बैठ के उनसे उड़ा एड़ा मतलब सीखता था ये जरा। तो हाँ जी दारापुरी जी, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਸੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? हाँ देखो, उस दौर में मैं समझता हूँ कि हमारे कम से कम 7-8 बच्चे जो है वो मतलब प्राइमरी स्कूल में मतलब उनका दाखिला हुआ था। कुछ 1-2 सीनियर थे मेरे से और बाकी कुछ जूनियर भी थे। तो वो मैं कह सकता हूँ कि इस पीढ़ी के पहले लोग थे हम लोग जो थे, जो मतलब प्राइमरी स्कूल में जिनको दाखिला मिला। इन्हां पिंडां दे? जी जी हाँ, इन्हें पिंड। मैं तो समझता हूँ कि मेरा गांव या आसपास के जितने भी गांव हैं सब में इसी प्रकार की मतलब परिस्थिति रही होगी कि पहली पीढ़ी थे हम लोग जो स्कूल में जाने वाले थे। ठीक है, उस वेले तुसी दस्सिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ 6-7 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? उन्होंने गिनती बहुत कम थी उनकी गिनती। जैसे मैं कहूँ कि 75% तो हम लोग थे और मुश्किल से 25% उस साइड से थे। तो उधर से कम पढ़ने जा रहे थे, हम लोग पढ़ने जाने वालों की संख्या ज्यादा थी। ਤੇ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? जी 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 बिल्कुल। देखो उस समय भी यहाँ पर जो समाज है, हम तो ज्यादातर तो सिख समाज हम कहते हैं, गांव में हम रहते सिख समाज है। उस समय भी छुआछूत थी जिसका हमने खुद झेला है, जिसको हमने खुद जिसका सामना किया है और आज भी है। मैं तो इतने तजर्बे के बाद कह भी सकता हूँ कि पंजाब में जो है आज भी जातिवाद है, जाति भेद है और छुआछूत है। और हमने जैसे उदाहरण के लिए क्या होता था कि ये जो होता था टिंडा वाले खूह, टिंडा जिसको पर्शियल व्हील कहते हैं, उससे हल्ट कहते थे। हाँ, हल्ट वाले हल्ट जब वो चलते थे तो जो पानी पारछा जो होता था जिसमें पानी गिरता था आगे वो आड़ में जाता था, तो जहां पानी गिरता था हम लोग वहां पानी नहीं पी सकते थे, हम लोग को आगे जाके जो है आड़ में से पानी पीना पड़ता था। ऐसे जो है जो तथाकथित ऊंची जाति वाले हैं उनका बर्तन हम नहीं छू सकते थे, उनके घर में भी नहीं जा सकते थे, बाहर ही आपको खड़े होना पड़ता था। तो इस प्रकार से मतलब हमने भी अच्छा स्कूल में थे तो वहां पर भी पानी पीने के लिए हम जैसे उस समय तो मटके रखे रहते थे, तो हम खुद वहां से जाके पानी निकाल के नहीं पी सकते थे, हम लोगों को अलग जो है लाइन में खड़े होना पड़ता था और हाथ से जैसे ऐसे होता है इस प्रकार से पानी पीना पड़ता। तो मतलब छुआछूत तो तब भी थी पर वो उतनी नहीं थी जितनी के और जगह पर है, उसके मुकाबले में काफी कम थी। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ये हाँ, इससे पहले मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि मुझे पढ़ने की लगन तो शुरू से थी, पर बीच में क्या हुआ, मैं पढ़ने में अच्छा था, पहली में अच्छा था, मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था। तो तब क्या होता था, हमारे गांव में एक जमींदार था जी, जट जमींदार था जी। अच्छा, वो क्या करता था, वो बड़ी उसकी ऐसी आदत थी, वो उसको ये चाहता था कि इनके बच्चे पढ़े नहीं। तो वो क्या आते जाते वो मेरे पिताजी को कहता था कि भाई आपका ये पलोठी का लड़का है, कहाँ ये पटवारी लग जाएगा, आप इसको जो है काहे के लिए आपने पढ़ने डाल दिया, हटा ले, वो तेरे काम में हाथ बटाएगा। अच्छा, ऐसे कहते कहते मेरे पिताजी जो है उससे प्रभावित हो गए और जब मैं तीसरी में पढ़ रहा था तो मुझे स्कूल से हटा लिया गया जी। और पूरा 1 महीना मैं स्कूल में नहीं गया। अच्छा, फिर इस बीच में क्या हुआ, जैसे एक संजोग रहा कि मेरे मामा जी जब बिल्ली चहार में, नकोदर से आके बिल्ली चहार में वहां पर थे, वो सब पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि भाई आपने लड़का पढ़ने में अच्छा था, सरवण जो है, आपने पढ़ने से क्यों हटा लिया? तो उन्होंने कहा कि भाई हमने मुझे कहा था, मैंने हटा लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने वहां नहीं पढ़ाना, आप हमारे पास भेज दिए, नान के उसको भेज दिए। मेरा पिताजी ने उनसे बात मान ली। अच्छा, जब मेरे पिताजी मैसूमपुर स्कूल से जो है उस समय उजागर सिंह जी जो थे हेडमास्टर थे, उनके पास लेने गया तो वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। वो उनका कहना था कि वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, हम लोग 4थी क्लास में उसको वजीफे पर भेजेंगे। उन दिनों में एक होता था कि 4थी क्लास में अच्छे लड़के वजीफे पे जाते थे, अगर वो जीत जाते थे तो
उनको वजीफा मिलता था और स्कूल का नाम होता था जी। तो वो उजागर सिंह जी काफी देर उन्होंने मना किया, अरे नहीं आप यहीं भेज दीजिए, यहीं उनको पढ़ाइए। पर पिताजी ने कहा अब तो हमने फैसला कर लिया उनको नानके भेजना। मैं अपने ननिहाल चला गया, वहाँ मैंने चौथी क्लास पास की और चौथी क्लास पास करने के बाद मैं जो है अब 1954 में जी 1954 में मैं जो है अपने गांव वापस आ गया और यहाँ आके मैंने उस समय नेशनल हाई स्कूल बिलगा जो था उसमें 5वीं क्लास में मैंने अपना दाखिला ले लिया, मैंने और मेरे गांव के और काफ़ी लड़कों ने, और ख़ासतौर से हमारे समाज के जो लड़के थे हम सब लोग जो बिलगा के हाई स्कूल में दाखिल हो गए थे। दारापुरी जी इत्थों पे जाण ले की साधन होंदे सी उस वेले? देखिए ऐसा है कि हमारे गांव से बिलगा जो लगभग 7 किलोमीटर करीब शायद पड़ता है, उस समय जाने का कोई साधन नहीं होता था। हम सब लोग 5वीं क्लास से लेके आगे 10वीं तक जो भी है हम सब लोग पैदल जाते थे, चाहे हमारी बिरादरी के लोग हो चाहे दूसरी बिरादरी के लोग हो। हमारे गांव में किसी लड़के के पास कोई साइकिल नहीं होता, हम लोग अपना पैदल जाते थे, अपना पैदल आते थे ये। और यहाँ तक भी है कि काफ़ी समय तक हमारे पैरों में जूता भी नहीं होता था, हम लोग नंगे पैर जाते थे और नंगे पैर आते थे। और उसमें गर्मियों में हमें बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बिलगा का स्कूल जहाँ रेलवे लाइन है उसके आगे जो है वो रेत होती थी, टिब्बा था जहाँ आजकल भट्ठा लगा हुआ। तो हम लोग जब दोपहर को 12 साढ़े 12 छुट्टी होती थी, बहुत तेज धूप होती थी, हम लोग जब निकलते तो जब वहां पर आते थे जहाँ रेत थी बालू थी तो वहां पर पैर जलते थे। हम लोग क्या करते थे, ये जो अकड़ा होता है अक जो होता है पहाड़ी अक, उसका पत्ता तोड़ते थे, उसका पत्ता तोड़ के पैर के नीचे बांधते थे और भाग के रेते को पार करते थे। मतलब ये खैर उन दिनों सबके हालात थे, लगभग सभी के हालात ऐसे थे कि हम नंगे पैर जाते थे और उस तरीके से जब होता था। और 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना ये हमारा रोज का रास्ता रहता था ये। जब दारापुरी जी जो बिलगे च पढ़े हैं तो उस वेले कोई टीचर का नाम साडे श्रोतियां दसोगे जिहड़ा तुहाडे बहुत मन? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे तो जो एक नाम तो मैं लेना चाहूँगा कि नेशनल हाई स्कूल बिलगा के जो प्रबंधक कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे चौधरी संता सिंह जो है जी उनको मैं जानता हूँ। तो वो तो प्रबंधक समिति से थे। उसके बाद चौधरी रामलाल थे जो है वो प्रिंसिपल थे, वो शंकर के थे। एक मास्टर केवल सिंह थे और एक रमेश ओटी थे। एक सबसे ज्यादा जो थे मास्टर फेरूराम थे। मास्टर फेरूराम जब वो गणित पढ़ाते थे, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और उंगलियों पर वो सब ऐसे कर देते थे। अच्छा, एक और सबसे ज्यादा मशहूर थे मास्टर रघुवीर चंद फरवाड़ा के, जो कि फुटबॉल के पंजाब लेवल के रेफरी थे। तो ये मतलब इतने सारे टीचर जो हैं जिनके नाम मुझे आज भी पूरी तरह से याद है। दारापुरी जी तुसी नाम लिया ओटी मास्टर जी दा? जी जी हाँ, इन्हां को पढ़े हैं जी। रमेश ओटी जी जी। ते उस वेले तुहानू फुटबॉल खेलने का मौका भी मिलिया होना? नहीं खेड खेली? जी जी, मुझे मालूम है रमेश ओटी जो है वो फुटबॉल के प्लेयर थे, काफी अच्छे प्लेयर थे। मैं जो है एक्चुअली मेरा क्या था कि मैं पढ़ाई की तरफ ज्यादा था, उस साइड में मेरी ज्यादा रुचि रहती थी। खेल में जो जनरल खेल होते थे उसमें जैसे जब स्कूल हो गया छूट गया उसके बाद हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे और हॉकी तो खैर हॉकी होती नहीं थी, कम खेलते थे। तो फुटबॉल वॉलीबॉल जो है और कबड्डी ये गेम जो है मैं भी खेलता था, पर मैं किसी टीम में नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाई की साइड में उस वेले बिलगे थे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्लासमेट याद होगा ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नाम? नहीं, एक तो डॉक्टर जगदीश थे जिनका शायद भलाई की पट्टी कौन सी है, हाँ, वहां पर उनका क्लिनिक दुनिया मशहूर भलाई थे, वो बॉर्डर पे, हाँ बॉर्डर पर थे उनका। तो डॉक्टर जगदीश थे और चौधरी संता सिंह जी का नाम मैं जानता हूँ। फिर एक बाद में बेअंत सिंह जो है, बेअंत सिंह जी थे, वो प्रिंसिपल बने थे बेअंत सिंह, ये जो है। तो वैसे तो उस समय में काफी लोगों को जानता था। नीलोवाल में पटवारी की हट्टी होती थी, यहाँ पर स्टेशनरी का सारा सामान मिलता था, ठीक है ये जो है। तो अब बहुत साल हो गए हैं, अब 1954 की बात है, बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत सारी चीजें मैं भूल गया। अगे गल करते हैं कि बिलगा तो अगे फिर हायर एजुकेशन तुसी कित्थों प्राप्त की? जी जी हाँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब मैं बिलगा स्कूल में था तो मैं शुरू से पढ़ने में बहुत होशियार था और मैं 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अपनी क्लास का मॉनिटर रहा। और 8वीं में उन दिनों में भी बोर्ड का
वो एग्ज़ाम होता था, बोर्ड का एनुअल एग्ज़ाम। जो 8वीं का एग्ज़ाम है मैंने वो दिया, उसमें मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि पंजाब के जितने रूरल स्कूल हैं उन स्कूलों में मैं फर्स्ट था। अच्छा, फर्स्ट था, मतलब 700 नंबर में से 586 मेरे नंबर थे, तो मैं फर्स्ट था ये था। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़े 9वीं में चले गए, 10वीं में, एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन दोनों में जो पढ़ाई है वो तो पंजाबी में होती थी, परंतु मैं और 3-4 और लड़के थे, मेरे साथी थे, प्रीतम सिंह गुलशन थे और रमाकांत थे, एक हुसन लाल था, एक दूसरे थे। हम 5-6 लड़के जो थे, हम अपना मीडियम जो है हमने हिंदी चुना था। अच्छा, मैंने भी अपना मीडियम जो है थ्रू आउट हिंदी ही रखा था, मैंने पंजाबी नहीं रखा था, जबकि सारी पढ़ाई जो है वो पंजाबी में होती थी, तो हम अपने आप उसको हिंदी में बदल लेते थे। तो एक तो ये खास बात थी। अच्छा, दूसरा ये था कि जब मैं 9वीं में 10वीं में गया, तो जब 10वीं का एग्ज़ाम हुआ तो मैं जब रिजल्ट निकला तो मैं मेरिट स्कॉलरशिप, 8वीं क्लास में भी मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला और 10वीं के रिजल्ट में मैंने अपने स्कूल का जो पहले का रिकॉर्ड था मैट्रिकुलेशन का 680 नंबर का था, उस रिकॉर्ड को, वो फरवाड़ा का एक स्टूडेंट था मेरे से काफी पहले, उसका था, मैंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और मैंने 691 नंबर जो है मतलब प्राप्त किए और मैं स्कूल का बड़ा नाम हुआ। और सबसे एक ऐतिहासिक बात जो थी मैं बताना चाहूँगा, वो ये था, जब रिजल्ट निकला तो चौधरी रामलाल हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या किया, सारे स्कूल को इकट्ठा किया, सारे स्कूल को इकट्ठा करके मुझे आगे जुलूस के रूप में लेके वो आगे आगे गए, मेरे गले में हार वगैरह पहनाए और बिलगे की जितनी पत्तियां हैं हम वो ढोल वोल के साथ जो है मतलब पूरे बिलगे में वो मतलब उस तरह से एक चक्कर लगाया उसका, ये वाला जो है, ये मतलब उस समय की आज भी याद है था मुझे, एकदम पूरा याद, सब चीज़ मुझे इस तरह से मेरी जो स्कूल की पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी रही और मेरिट स्कॉलरशिप मुझे मिला और उसके बाद फिर मैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और थी कि मैं केवल पढ़ने में ही होशियार नहीं था, मैं ये गाना, नाटक करना, ये करना, वो करना, ये भी मैं करता था। एक ऐतिहासिक घटना मैं आपको बताऊं कि 1958 में 1958 में संत विनोबा भावे, आप जानते, जिन्होंने भूदान यज्ञ मतलब चलाया था, वो हमारे स्कूल में आए थे, बिलगा हमारे नेशनल हाई स्कूल में आए थे, वो वहीं रुके, रात में हम पूरा स्कूल सब लड़के हम वहीं रुके, अपने स्कूल में ही रुके और सवेरे 4 बजे उठ के हम लोग संत विनोबा भावे जी के साथ बिलगे से लेके पैदल यात्रा करते हुए फिलौर सतलुज नदी तक गए। मतलब वो एक ऐतिहासिक बात थी। और दूसरी ऐतिहासिक बात ये थी कि वहां पर उनके साथ जो थे वो किताबें भी बेचते थे और अब मेरे पास तो कोई पैसा वैसा था नहीं, तो मेरे दोस्त जो है रमाकांत शर्मा, जो आजकल जयपुर में रहते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार है, उन्होंने वो किताब खरीदी, गीता रहस्य, मतलब गीता के ऊपर उनकी टिप्पणी थी, तो मेरे पास तो थी नहीं, जब उसने खरीदी वो किताब लेके मैंने पढ़ी। तो इस तरह से 8वीं क्लास में मैंने विनोबा भावे की वो जो किताब थी गीता रहस्य जा, वो उसको मतलब जो है पढ़ना शुरू किया। और दूसरी खास बात ये थी, मैं संस्कृत में भी बहुत अच्छा था, गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, साइंस में बहुत अच्छा था, उसमें था, तो मैं संस्कृत में 100 में से 100 नंबर में लेता था। अच्छा, और 100 में से 100 में, और मेरे जो टीचर थे संस्कृत के, हिंदी के, पंडित राम शरण शैली जो है, वो वैसे तो पहाड़ के रहने वाले थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया कि मैंने पंजाबी की बजाय हिंदी को रखा, मुझे हिंदी की किताबें पढ़ने का भी शौक था, तो मैं लाइब्रेरी की किताबें बहुत पढ़ता था। तो मैं कहता था कि मास्टर जी मुझे किताब लेनी है, वो क्या करते थे, वो जो लाइब्रेरी की अलमारी की चाबी थी मुझे दे देते थे, आप ले जाओ, जो किताब निकालनी है निकाल लो, उसके बाद ला के दे देना। तो मैं जाता था, वो मैं किताब निकालता था, 2-1 दिन में पढ़ता था, पढ़ने के बाद जाके किताब रखता। तो मैं कोई अपने लिए शेख ही नहीं मारना चाहूँगा कि मैंने 10वीं तक जाते जाते मुंशी प्रेमचंद जी के लगभग जितने नावल थे, गोदान और ये सब जितने हैं, ये लगभग सारे के सारे मैंने पढ़ी थी। पंजाबी की किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी वो, जबकि मैंने पंजाबी 8वीं तक पढ़ी है, आज भी मैं पंजाबी पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पर बोलने में
अब क्योंकि मुझे लगभग 60 साल हो गए पंजाब से बाहर गए हुए, अब पंजाबी बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, मेरा फ्लो नहीं बनता है। अच्छा, तो हम नाटक करते थे, हमने एक ऐतिहासिक नाटक किया। एक तो विनोबा भावे जी जिस दिन आए थे स्कूल में, हमने पूरे स्कूल के सामने एक, हम 3-4 लड़के थे, एक नाटक किया और जिसमें हमने अमलियों के बारे में मतलब बात की। तो उसमें ये था कि एक लड़का जो है वो जैसे टडसानगी होती है ना, एक वो हम लोगों ने बनाई, और एक वो बजाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, डमरू क्या कहते हैं वो, हाँ टाड, एक वो बनाई, एक और बनाया। तो हम लोगों ने जो गाना गाया वो गाना बड़ा इंटरेस्टिंग था, आज भी याद है। हम बिल्कुल एकदम मुझे याद है। पंजाबी च गाया कि हिंदी च गाया? पंजाबी च, हिंदी च गाते नहीं थे, पंजाबी। गाना ये सीगा, बंद होए डोडियां दियां गल्लां अमली बैठ के कर दे जी। ते फिर अगे सीगा कहंदा हुण तां कहंदा अमली बहुत मरनगे, मरे डडुआ वांगू छपड़ा च तरनगे, ते बंद होए डोडियां दियां गल्लां अमली बैठ के कर दे। ये असी सारे स्कूल के सामने 8वीं जमात में पढ़ रहा सीगा, विनोबा भावे जी से उन्होंने सामने असी एक स्किट जो है मतलब प्रहसन जो है ये पेश किया। एक दूसरा बड़ा एक नाटक जो है जिसमें मैं मेन एक्टर था जी, वो था उपेंद्र नाथ अश्क का एक नाटक है अधिकार का रक्षक। एक बलराज शर्मा थे लुधियाना के, जो कि नाटक बहुत अच्छा करते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे। उन्होंने गाइड किया, नहीं सॉरी, रमेश ओटी ने हमें गाइड किया। उन्होंने वो नाटक जो तैयार करवाया अधिकार का रक्षक, जिसमें मैं नेता बनता हूँ, वो धोती लगाता हूँ, वो काली टोपी पहनता हूँ, कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा, एक लड़का गोरा सा था, उसको मेरी बीवी बनाया गया, फिर और बनाए गए, नौकर बनाए गए। तो ये हमने शायद भलाई की पट्टी जब कौन सी थी, वहां पर रात में हमने ये नाटक पेश किया, जिसमें उपेंद्र नाथ अश्क के इस नाटक में ये है कि नेता जो है बाहर कुछ कहता है, घर में कुछ करता है। जैसे उदाहरण के लिए नेता बाहर करेगा, मजदूर को पूरा हक मिलना चाहिए, उसको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको सब कुछ मिल, परंतु घर में क्या था कि घर में उसके जो नौकरानी काम करती थी, जो सफाई करती थी, बाकी करती, उसको वो कभी पूरे पैसे नहीं देता था, और जब भी वो पैसे मांगती थी तो उसको कहता मैं तुझे भगा दूं। ऐसे ही बाहर कहता था हम महिलाओं के अधिकारों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, महिलाओं को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और घर में आके अपनी बीवी को पीटता था, तो पीटता था, अगर वो कोई बात की उसको पीटता। तो वो एक काफी लंबा नाटक था, तो वो हमने जो है रमेश ओटी जी के निर्देशन में वहां पर मतलब किया। ऐसे ही जो मैंने बलराज शर्मा बताया, वो भी खुद एक्टर थे, लुधियाना के थे, तो उनके साथ भी हमने कि जमींदार लोग कैसे अत्याचार करते थे, वो उस नाटक में मैंने भाग लिया। मैं एक गरीब जमींदार उसमें बना था कि जो जमींदार है कैसे उनको। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, मैं केवल पढ़ने का शौक नहीं था, उसके साथ साथ ये नाटक, गाना, दिस एंड दैट जो है, इसमें भी मुझे मतलब एक बराबर का महारत हासिल थी। महारत किया जा सकता भी थिएटर भी तुसी है ना, थिएटर उस वेले जी जी तुसी देखਿਆ ਹੋਣਾ ਬਲੈਤੀ ਰਾਮ ਸੋਢਾ ਹਾਲ जी ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? नहीं, ये ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ना, जेड़ा एक जो नाटक, हाँ एक और नाटक हम लोगों ने बड़ा मजाकिया था, जब 10वीं क्लास का आखिर हो जाता है, मतलब वो छुट्टियां होने वाली थी, अब एग्जाम होने हैं, उस समय विदाई वाला था, फोटो होती है, फिर उसके बाद जो है हम सब लोग पूरा स्कूल हुए, उसमें हम लोगों ने एक बनाया की पार्टी। जी जी जी, हाँ पार्टी। उसमें हमने एक नाटक खेला, नाटक ये खेला कि एक टूरिस्ट बना, इंटरनेशनल टूरिस्ट बना, और मैं एक नाई बना, बार्बर बना। अच्छा, रॉयल बार्बर। अच्छा, मैंने अपनी दुकान बनाई, एक टूटा हुआ शीशा रखा, और एक लकड़ी की बड़ी सारी ऐसे कैंची बनाई, और एक ये जो सफेदी करने वाली कूची होती है, ये इसको बनाया वो करने के लिए। अच्छा, वो जो टूरिस्ट था, इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑन वर्ल्ड टूर, वो क्या था, वो गधे पे था, एक गधा लाया गया, उसके ऊपर वो बैठा, और गधे के गले में हाथ डाला हुआ है, और उसने अपना बना रखा है, सर पे टोपी रखी हुई है, दाढ़ी कर रखी है, और वो लालटेन लटक रही है। तो वो सारा स्कूल के लड़के बैठे थे, मैं बार्बर वाली अपनी दुकान बना के बैठा, तो वो उधर से गधे पर आता है, गधे पर आता है और मेरी दुकान के पास आता है, और वो कहता है अरे कितने दिन हो गए मुझे चलते चलते, कहीं दाढ़ी कटवाने का मुझे टाइम नहीं मिला जी। तो कहता भाई कहीं मिला ही नहीं कोई। कहता अरे ये दुकान दिख रही है, इसमें रॉयल बार्बर लिखा हुआ है, चलो यहाँ चलते हैं। तो अच्छा, वो मेरे पास आता है, वो आके कहता है देखिए ऐसा है, इतने दिन हो गए, मैं जो है मेरी दाढ़ी की इजामत कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया, हम तो बैठे इसी बात के लिए। अच्छा,
फिर मैं उसको पूछता हूँ कि बताओ आपने नॉर्मल दाढ़ी बनवानी है या एक्सप्रेस बनवानी है जी, कैसी बनवानी है आपने। वो कहता आप, अरे मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट हूँ, मेरी एक्सप्रेस दाढ़ी बनाइए। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे नाटक होता है वो कूची लेता हूँ, उसमें सफेदी वेदी लेके उसके इधर उधर करता हूँ। वो करने के बाद फिर मैं कैंची लेता हूँ, कैंची लेके उसको काटता पड़ता हूँ। काटने के बाद जो टूटा हुआ शीशा है वो मैं उसको दिखाता हूँ। और जब वो शीशा देखता है तो बड़ा गुस्से में हो जाता जी। कहता अरे जी आपने क्या किया, आप कैसे, आपने लिखा मैं रॉयल बार्बर हूँ, आपने मेरी दाढ़ी तो ऐसे काटी है, कहीं आपने काट दी कहीं आपने छोड़ दी जी। मैंने कहा देखिए मेरा क्या कसूर है, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने नॉर्मल दाढ़ी बनवानी है या एक्सप्रेस बनवानी है जी। तो आपको मालूम नहीं जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है वो सारे स्टेशनों पे खड़ी नहीं होती है और बीच बीच में स्टेशन छोड़ देती है और कहीं जाके खड़ी हो जाती है। मैंने आपकी दाढ़ी एक्सप्रेस, मतलब ये एक मजाकिया जो है ये नाटक आप लोगों ने मतलब स्कूल की बात है, स्कूल के दिन उस समय दी याद तुसी ताजा की। बिल्कुल बिल्कुल उस समय की याद। ਤੇ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਫੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? जी जी हायर एजुकेशन में ऐसा था कि मास्टर रघुवीर चंद जो थे फरवाड़े वाले, हाँ फरवाड़े वाले जो थे वो मुझे लेके जो है रामगढ़ी कॉलेज फगवाड़ा गए। अच्छा, वहां पर उन दिनों में ये होता था कि जो अच्छे लड़के होते थे कॉलेज वाले उनको जितना कहते होंगे नटके लेने से कि भाई ये आ जाएंगे हमारे यहाँ, अच्छा होगा तो हमारे कॉलेज का नाम होगा। तो इसी तरह से मास्टर रघुवीर चंद मुझे लेके रामगढ़ी कॉलेज फगवाड़ा गए, प्रिंसिपल से मिले, मैं भी मिला और उन्होंने मेरा दाखिला वहां पर करवा दिया। मेरा दाखिला हो गया और उन्होंने कहा कि आप फलां तारीख को जो है अपना सामान वान लेके यहाँ पर हॉस्टल में आ जाइएगा। मुझे हॉस्टल वगैरह मतलब मिल गया, फ्री बुक्स मुझे होगी और जो हॉस्टल का कोई चार्ज तो था नहीं क्योंकि वो सरकारी तौर पे माफ था। और उन्होंने मुझे फ्री बुक्स देने का भी कहा कि हम कॉलेज की तरफ से आपको सारी किताबें देंगे, आप हॉस्टल में रहेंगे, आपको केवल खाने का पैसा देना होगा। तो मुझे डेट बता दी, मैं आ गया और उसके बाद जो है उस डेट पे मैं अपने चाचा जी पिताजी को लेके वहां चला गया तो मैंने देखा कि हॉस्टल सारा खाली है और एक कमरा मुझे उन्होंने क्यूबिकल दिया था सिंगल वाला, मैं उसमें मैं जाके रहा। अब एक तो जिंदगी में पहली बार मैं घर छोड़ के गया भैया, कहीं मैं जाके रहा नहीं था। जब मैं गया तो वहां पर जो है वो मैं तो घबरा गया, मेरे चाचा जी आ गए और मैं तो घबरा गया। मैंने क्या किया, अगले दिन सवेरे सामान वान वहीं छोड़ा, ताला लगाया और मैं वहां से फगवाड़े से पकड़ के भैया रेल जो है अपना फ्लोर आ गया और घर आ गया। तो मेरे चाचा जी पूछने, घर वाले पूछने, अरे तो वापस क्यों आ गया? और मैंने कहा वहां तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला कैसे रह लूँ, मेरा तो मन नहीं लगता, मैं नहीं जाना अगर ऐसा है। उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं। फिर उसके बाद जब खुल गया और लड़के आ गए फिर मैं गया, फिर मैं हॉस्टल में रहने क्लास तक पढ़े थे मैंने। देखे पहले तो वहां पर 10 के बाद प्री यूनिवर्सिटी होता था, प्रेप होता था, 11वीं मैंने वहां से की और फिर उसके बाद मैंने 3 ईयर डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले 2 साल का डिग्री होती थी जिसको FA कहते थे, फाइन आर्ट्स, और फिर 2 साल की होती थी BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता था। हमारे टाइम में पहली बार जो है मतलब वो चेंज हुआ कि 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी होगा और फिर 3 साल की अपना जो है डिग्री होगी, ये वाला जो। तो मैंने वहां से जो है मतलब वो डिग्री जो है रामगढ़ी कॉलेज फगवाड़ा से BSc जो है मैंने 1964 में वहां से की। वो तो आगे पढ़े नहीं, उससे आगे मैं नहीं पढ़ा क्योंकि आगे पढ़ने का स्कोप नहीं था, मेरे घर वाले पढ़ाने की पोजीशन में नहीं थे और ना ही मुझे इतनी जानकारी थी भी आगे पढ़ना चाहिए। नौकरी फिर कितों शुरू हुई ਤੁਹਾਡੀ? देखिए नौकरी का तो ऐसा है, नौकरी तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे तभी मिल जाती थी। अच्छी बात ये थी कि जब जैसे मैं 11वीं में पढ़ रहा था, 11वीं का जब एग्जाम हुआ आपका उधर उस साइड में, उसके बाद 2-1 महीने की छुट्टी होती है, तो बिलगे में जो चौधरी रामलाल थे वो मुझे टीचर लगा देते थे और मुझे उन दिनों में 45 रुपए मिल जाते थे महीने के। अब 2 महीने अगर मतलब हो गया तो मुझे 90 रुपए मिल गए और 90 रुपए तो उस तरह से तो वो थी। अच्छा, जो रेगुलर नौकरी टीचर की नौकरी है वो BSc 1964 में जब मैंने एग्जाम दिया, फाइनल एग्जाम जो होता है, उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने मुझे मतलब टीचर रख लिया यहाँ पर, हायर सेकेंडरी क्लासेस को जो है पढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे लगा दिया। और उस समय आपको सुन के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, मुझे तनख्वाह पता कितनी मिलती थी? कुल 95 रुपए। ठीक है, 95 रुपए उन दिनों में बहुत बड़ी होता था। तो मैं नौकरी इसमें मैं आ गया अपने, तब तक ये नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया था। ठीक है, ये जो है वहां पर मैं केमिस्ट्री का टीचर रहा
और लगभग 1 साल जो है मैं वहां पर रहा। इसी बीच में मैंने अपना नाम जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जालंधर में जाके रजिस्टर करवा दिया, और एकदम जो है कुछ महीने मई 1965 में मुझे वहां से कॉल आई कि ये नौकरी है, इसके लिए आप आइए। मैं वहां गया, उन्होंने एक टेस्ट लिया और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, वो नौकरी थी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार का बचत का महकमा होता है जी। जो कि लोगों के बीच में कि क्यों आपको बचत करनी चाहिए, आप अपना सेविंग खाता खोलिए, आप सर्टिफिकेट खरीदिए, ये करिए। तो उसको प्रमोट करने का था एज डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जिले का। ठीक है। तो वो मेरा सिलेक्शन हुआ। 7 दिन की देहरादून में ट्रेनिंग हुई और मेरी पोस्टिंग जो है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जो है 5 मई 1965 को मैं जो है गुड़गांव में उस वेले पंजाब ते हरियाणा इकट्ठे सी। हाँ, तब इकट्ठे थे। तब जो है हमारा जो मेन ऑफिस था वो जलंधर में था। जो रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस था हमारा नेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपना यहाँ जलंधर में था। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पलवल एक जगह है, फरीदाबाद बल्लभगढ़ जगह है, मैं वहां पर पोस्टेड था ये जगह। ਤੇ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ फिर उस महकमे चों ਤੁਸੀਂ पुलिस वाली साइड कदों गए? जी जी हाँ, उसमें ऐसा है कि जब मैं वहां पर था तो मैं, क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक है, जब हम यहाँ थे तो कभी को ज्यादा नहीं देखा था कि भाई आईएएस करनी चाहिए, आईपीएस करनी चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं होती है गांव में, मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो जब मैं वहाँ दिल्ली गया तो दिल्ली जाके हमारे जो कुछ रिश्तेदार थे उन्होंने हमें कहा, अरे तुम लोग पढ़ने में अच्छे हो, तुम लोग ये यूपीएससी वाला जो सिविल सर्विस वाला है ये क्यों नहीं देते? तो हमने कहा अच्छा ठीक है देते हैं। तो वहां जाके मैंने जो है पहले तो एक और पोस्ट होती है असिस्टेंट ग्रेड, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री होती है, उसमें असिस्टेंट होता है, नॉन गस्टेड पोस्ट होती है, पर उसका स्केल सबसे ज्यादा होता है। उस समय 210 रुपए था प्लस अदर थिंग्स। तो मैंने वो एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अपना गुड़गांव छोड़ के दिल्ली आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं आ गया ये जो है। अच्छा, यहाँ पर आते फिर और मुझे उत्साह मिला, जिसको मैं देखूं सब लोग तैयारी करें, क्लर्क है, बाबू है, कुछ भी है, सब तैयारी करें। यहाँ आते मैंने भी किताबें वगैरह खरीद के, सेकेंड हैंड किताबें खरीदी, मैंने तैयारी शुरू कर दी और 1969 में मैंने जो आईएएस का जो था एग्जाम था उसमें क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, मैं गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी में तो मैंने मैट्रिकुलेशन में और कॉलेज में मैं 75% से कम मार्क्स नहीं लेता था। रिटन इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी, पर स्पोकन इंग्लिश कमजोर थी, क्योंकि भी अंग्रेजी बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना गांव में बोलते हैं। अच्छा, हमारे कॉलेज में भी नहीं बोलते थे। अगर कोई लड़का अंग्रेजी बोले तो कहते अरे साला अंग्रेज का बच्चा आ गया, अच्छा अंग्रेजी मत बोलो। तो इसलिए हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे। तो स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, जो कि गांव के लड़कों को होती है। जो कि पंजाबी या हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं उनको ये आज भी प्रॉब्लम आती है कि अंग्रेजी बोल इंटरव्यू दीजिए, वो नहीं दे सकते। तो वो मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई इंटरव्यू देने में। वहाँ एक तो सारा टेस्ट जो परीक्षा होती थी अंग्रेजी में होती थी, फिर उसके बाद सारी इंटरव्यू आपकी अंग्रेजी में होती थी। अब गांव का होने के कारण मुझे रहा तो मुझे कम मार्क्स मिले, 33% मार्क्स मिले, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। पर फिर कुछ महीने बाद क्या हुआ, उसी एग्जाम के बेस पर जो है मुझे एक नौकरी का ऑफर आ गया वहीं से, उसी के अंडर आईएएस वाली में। वो कस्टम्स में नौकरी एक होती है, कस्टम्स अप्रेजर, गस्टेड पोस्ट होती है, और वो यूपीएससी के थ्रू मतलब उसी एग्जाम में था। तो मुझे ऑफर आ गया। अच्छा, मुझे 2 ऑफर आए जी। उसमें एक ऑफर तो मुझे आया कि आप ये धानी, दिल्ली, हिमाचल, अंडमान निकोबार, ये सिविल सर्विस थी, उसमें डिप्टी एसपी की पोस्ट थी। मुझे ऑफर आया कि आप या तो डिप्टी एसपी की पोस्ट ले लीजिए या आप फिर जो कस्टम अप्रेजर बम्बे में है आप या वो ले लीजिए। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं कि मैं पुलिस में तो कभी आना नहीं चाहता था। अच्छा जी। हाँ, कभी नहीं आना चाहता था और मैं पुलिस से डरता था, सीधी बात है। तो जैसा ज्यादातर लोग डरते हैं, पुलिस से डरते, क्योंकि बचपन में मैंने जो देखा था कि पुलिस किस तरह से ज्यादती करती है, मारती है, ये करती है, वो करती है, तो मैंने भी कुछ ऐसे मतलब देखा था। उसकी एक घटना है जिसके कारण पुलिस से मुझे नफरत थी। वो घटना क्या है? घटना ये है कि मैं छोटा सा था, मतलब वही 6-7 साल का हूँगा। हमारे यहाँ बाबा जोगी पीर है और यहाँ पर बेरियां थी। अच्छा, बेरियों पे बेर होते थे, पेंदू बेर होते थे। तो एक आदमी ने मैसमपुर का था, उसे वो ले रखा था
उसका। अच्छा, मैं अब छोटा बच्चा था, मैं ऐसे जा रहा था, जाते जाते जैसे बच्चे को लालच होता है, मैंने क्या किया, 2-3 बेर तोड़ लिए। अच्छा जी। जाते जाते वो वहां से तोड़ लिए, उसने देख लिया, वो भाग के आया, उसने बेर छीन लिए और 2-3 थप्पड़ भी मेरे मार दिए। अच्छा जी। अच्छा, मैं रोता रोता घर आ गया। अच्छा, घर आके मैंने अपने पिताजी को बताया, मुझे उसने बलवंत ने मारा, बंत रोड़ा, उसने मुझे मारा। अच्छा, क्यों मारा? मैंने कहा मैंने बेर तोड़ लिए थे। कहता चल मैं पूछता हूँ। अच्छा, वो वहां गए, वहां जाके उसने ये कहा, अरे देखो बच्चा है, उसने ठीक है तोड़ लिए थे, तो तुझे मारना नहीं चाहिए था। वो कहा नहीं, मैं ऐसे ही मारूंगा, मतलब उल्टा बोला। अच्छा, मेरे पिताजी को आया गुस्सा, उसने उसके 2-3 थप्पड़ मार दिए। अच्छा जी, बात बढ़ गई। थप्पड़ मार दिए, बात उड़ गई। वो फिलौर थाने पे चला गया, दरखास्त दे आया, वहाँ पैसा वैसा भी दिया उसने। तो वहां से भाई एक सिपाही आ गया, एक सिपाही आया, वो सीधा जोगीपीर आया, और वहाँ मैं भी था, वो भी था, और मेरे पिताजी भी थे। तो उसने क्या किया, मेरे सामने मेरे पिताजी को जमीन पर लेटा लिया। अच्छा जी। और लेटा के उसने जो है, उसके पास बैंत थी, डंडा था, उससे उन्होंने उसके अपना जो है मारा। वो सीन जो है वो आज भी मेरी आंखों के सामने है, याद है। इसलिए मैं पुलिस को हमेशा नफरत करता, मैं बताऊं, नफरत करता। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पुलिस में आऊंगा। जैसा मैं बता रहा था, मुझे तो डिप्टी एसपी की पोस्ट भी मिल रही थी, दिल्ली में मिल रही थी। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा। और जो आईपीएस होती थी, जब उसमें सर्विस, कौन सी सर्विस में आप जाना चाहते हैं, तो मैं आईपीएस को सबसे नीचे लिखता था। अच्छा, कि मुझे इसमें तो जाना ही नहीं है। अच्छा, तो ये पुलिस के बारे में मेरा था। मैंने वो मना कर दिया कि मुझे डिप्टी एसपी की पोस्ट पे नहीं जाना है, मैं बम्बई जाऊंगा। मैं बम्बई चला गया, वहां जाके फिर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम तो मैंने दे रखा था, वहां मुझे इंटरव्यू देना था। जब इंटरव्यू दिया तो उस समय फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे इंटरव्यू में बड़े अच्छे नंबर मिल गए। अच्छा, अब मेरे सामने आया कि आप कौन सी सर्विस में जाना चाहते हैं। उसमें आईपीएस भी थी, उसमें इनकम टैक्स भी था, उसमें आपका कस्टम एक्साइज भी था, मतलब उसमें तो बहुत नौकरियां होती है उसके अंदर। अच्छा, अब ये था कि मुझे ये लिख के भेजना था कि मैं नंबर 1 पे किसको चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। अब मेरिट में मैं काफ़ी अच्छा था, मेरी पोजीशन काफ़ी ऊंची थी, और मेरी पसंद की नौकरी मुझे मिल सकती थी। अब मेरे सामने ये है कि मैं कौन सी नौकरी में जाऊं। अच्छा, कस्टम में मैं था ही, बम्बे में कस्टम में था, वहां का हिसाब किताब मैंने देख लिया, क्या ऐसा पैसा है, ये है, वो है। अच्छा, इनकम टैक्स में चले जाइए। ये ऐसे मेरे मन में ये दुचिती थी कि मैं कौन सी नौकरी में जाऊं। मेरे मन में ये था कि मुझे पैसा कमाने के लिए नौकरी में नहीं जाना है जी। लास्ट में मेरे दिमाग में ये एक बात आई कि देखो ऐसा है, पैसा कमाना है तो इनकम टैक्स में चल जाओ, कस्टम में चले जाओ, एक्साइज में चले जाओ, उसमें चले जाओ, पर वहां आप आम आदमी को कुछ नहीं दे सकते, आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। और जो पुलिस है, वो पुलिस का डंडा सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ी अदालत है ये, और आप तुरंत जो है न्याय और अन्याय आप तुरंत कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं लास्ट में मैंने फिर लिखा आईपीएस को, मैंने नंबर 1 लिखा, दूसरी नौकरियों को नीचे लिखा। अच्छा जी। तो मैंने आईपीएस को लिखा। मैंने कहा कि मैं पुलिस में ही जाऊंगा, और जो मैं न्याय की बात करना चाहता हूँ, गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूँ, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो, तो उसके लिए मैं पुलिस में जाऊंगा। तो आईपीएस में मैंने वो किया। तो आईपीएस में फिर मैं ट्रेनिंग में चला गया। वो हमारी फिर उस वेले तो घटना याद आई हो पुलिस वाली? हाँ, वो तो याद थी, वो तो मेरे दिमाग में बराबर थी, इसलिए तो मैं पुलिस में कभी आना नहीं चाहता था, आना नहीं। पर फिर जैसा कहते हैं, आखिर में मैं पुलिस में ही आया, उसमें आईपीएस में मैं आया, और उसको मैंने फर्स्ट पहला फिर केड़ी जगह पोस्टिंग हुई तो? देखिए, ऐसा है, हमारे ऐसा होता है कि हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग तो अकेडमी में होती है, वो माउंट आबू जगह है राजस्थान में जी, वहां पर हमारी नेशनल पुलिस अकेडमी है, वहां पर 1 साल की हमारी ट्रेनिंग हुई। इसी बीच में हम लोगों को स्टेट अलॉट हो जाती है, जिसको स्टेट कैडर कहते हैं। तो मुझे जो है उत्तर प्रदेश यूपी कैडर जो है मुझे अलॉट, जबकि मैंने सबसे पहले पंजाब मांगा था, उसके बाद हरियाणा मांगा था, उसके बाद हिमाचल मांगा था। अच्छा, पर वो कुछ ऐसा हो गया, उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला, मुझे उत्तर प्रदेश मिल गया। और दिसंबर 1973 में हम माउंट आबू से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपना उत्तर प्रदेश में, मैं दिसंबर 1973 में उत्तर प्रदेश। ज्यादा केड़े एरिया च रहे जी? यूपी दे उत्तर प्रदेश के केड़े एरिया ज्यादा रहे तुसी? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे क्या होता है कि 1 साल की फिर ट्रेनिंग होती है। अच्छा, 1 साल की वहां करके तो 1 साल की यहाँ होती है, पूरे पुलिस के दफ्तरों में होती है। उसके बाद फिर पोस्टिंग होती है।
मेरी जो पहली ट्रेनिंग है वो सहारनपुर में हुई, सहारनपुर जिले में हुई। वहां पर मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग रहा और उसके बाद मैं लगभग 2 साल के करीब एएसपी रहा, सर्कल का जो सर्कल होता है उसका मैं रहा। तो इस प्रकार से लगभग देख लीजिए कि 1974 से लेके मई 1976 तक मैं सहारनपुर में रहा। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी वहाँ हुई और इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया, मैं गोरखपुर चला गया। गोरखपुर में मैं एज एएसपी रहा, वहाँ एडिशनल एसपी हो गया और 2.5 साल के करीब मैं गोरखपुर में रहा। अच्छा, एडिशनल एसपी में हो गया गोरखपुर में। फिर वहाँ से मैं आया पंतनगर, जो कि नैनीताल जिले में था। नैनीताल जिले पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर फायरिंग हो गई थी। फायरिंग के बाद वहाँ के एडिशनल एसपी का ट्रांसफर कर दिया, मेरी पोस्ट हो गई। मैं वहाँ रहा, वहाँ मैं 6 महीने रहा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से एसपी लखीमपुर खीरी चला गया और खीरी के बाद फिर मेरा ट्रांसफर जो है आगे पीएससी में हो गया, फिर सीआईडी में हो गया, क्योंकि पुलिस में तो बहुत महकमे होते हैं। तो कुल मिला के मतलब जो है मैं 32 साल के करीब मतलब मैं आईपीएस में रहा और लास्ट में आईजी के पद से मैं रिटायर हुआ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣੂ कराया, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कितनी उम्र ਦੇ ਸੀ? जी, मैं देखिए जैसा आपको बताया कि शुरू में तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में यहाँ जो कॉलेज में कोई जानकारी नहीं मिली। जब मैं 1965 में मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में गया तो दिल्ली के पास में था, तो वहाँ पर कुछ रिश्तेदार थे, जानने वाले थे। तो पहली बार मैंने वहाँ पर दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जो है वो मतलब पढ़ी है, जो है हु वर द अनटचेबल्स, ये किताब मैंने पढ़ी। तो पहली बार मुझे डॉक्टर अम्बेडकर की किताब देखने का मौका मिला और पहली बार किताब पढ़ने का मुझे मौका मिला, उसको पढ़ा। अच्छा, फिर जब बाद में मैं आ गया अपना 1968 में, दिसंबर 1968 में दिल्ली में आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में असिस्टेंट। फिर वहाँ पर मैंने सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी जो है वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर की जो किताब है बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म जो है वो मैंने लेके वहाँ से पढ़ी और इनका सीधा मेरे दिमाग पे मतलब मेरी सोच पे असर पड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद मैंने ये जाना कि वर्तमान युग में किसी व्यक्ति को या किसी समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, उसके बाद आपकी सोच जो है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, फिर आपको जो एडवांसमेंट्स हैं साइंस में, इसमें उसमें इनमें सब में भाग लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है एक तो ये हुआ कि जैसा बाबा साहब ने कहा कि आप मेहनत के माध्यम से, हाँ यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो मेरा अपना तजर्बा है। अपना तजर्बा ये है कि बहुत से ज़्यादातर लोग गरीब हैं, बच्चे गरीब होते हैं, उनके घर में सहूलत नहीं होती। जैसे जब मैं पढ़ रहा था यहाँ हमारे घर में कोई सहूलत नहीं थी, हम दिए से पढ़ते थे, वो मिट्टी के तेल वाला दिया जो उससे पढ़ते थे और जूता नहीं होता था, बाकी कोई सुविधा नहीं होती थी। वो जो कमी थी उस कमी की पूर्ति जो है मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके करता था जी। जो कमी है उसकी पूर्ति आप ज्यादा मेहनत करके करिए, ये जो है उससे आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको घर में सुविधा नहीं, मैं बताऊं मैंने अपनी ये सारी पढ़ाई है वो मैंने खेतों में किया है। जब स्कूल से पढ़ के आता था तो मैं शाम को जब जो है किताब लेके इधर जोगीपीर और नहर जो है इधर चला जाता था और मैं खेतों में बैठ के पढ़ता था, क्योंकि घर में ला पा के एक ही तो कोठरी थी, अब उसमें हम सब लोग 7-8 बहन भाई थे, तो वहाँ बैठ के कैसे पढ़ लें। तो इसलिए मैंने जब जो था कि मेरे पढ़ने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए मैंने खेतों में जाके पढ़ाई की। मैं खेत में बैठ जाता था, नहर के किनारे बैठ जाता था, जोगीपीर में बैठ जाता था, वहां से पढ़। तो मेरा ये कहना है, मेरा जिंदगी का तजर्बा है कि अगर आपके पास कमियां हैं, आपके पास सहूलतें नहीं है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उससे आप मतलब मेहनत करिए, उससे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी जिंदगी में किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच तो पढ़ के तुहानू पता लगा भी ज्यादा मेहनत जिहड़ी आ जी ते अगे गल करदे ने आ कि जदों तुसीं ये पढ़ लिया तो फिर तुहाडे अंदर की परिवर्तन आया? देखिए, एक तो परिवर्तन ये आया कि जो मेरे पहले वाले विश्वास थे, जैसे हर एक आदमी के विश्वास होते हैं, धार्मिक विश्वास होता है, दूसरा विश्वास होता है, उनमें एकदम चेंज आई। मैं आपको बताऊं कि मैं
मैं धर्म में बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ, मेरी बहुत दिलचस्पी रही है। मैंने जैसा बताया कि 8वीं क्लास में मैं गीता पढ़ता था, तो संस्कृत था, तो मैं हर रोज, जैसे पंजाब में रिवाज है, मैं सवेरे उठ के गीता का पाठ करता था, जपजी साहब का पाठ करता था। इसके अलावा जो दूसरे धर्म है, चैतन्य महाप्रभु का है, ये है वो है, वो सारे मैं मतलब पढ़ा करता था। तो धर्म में मुझे बड़ी दिलचस्पी रही। अच्छा, जैसे यहाँ पर है वो मीट वगैरह खाने की बात है, वे घर में तो सब मीट खाते थे। मैं गांधी जी को जब मैंने पढ़ा, मैंने मीट खाना छोड़ दिया, मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन हो गया। फिर बाद में कुछ ऐसे हुआ, फिर मैंने कहा, तो मैं धर्म में मेरी जो दिलचस्पी थी, उसी के लिए मैंने बाबा साहब की जो किताब है बुद्धा एंड धम्मा, ये पढ़ा। जब उसको मैंने पढ़ा तो अब समझ लीजिए कि आधी किताब में मैं क्या करता था, उस समय दिल्ली में मैं था, मेरी पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे थे। वो अंग्रेजी में किताब थी, मैं जब बैठ के पढ़ता था, मैं उनको, बच्चों को और अपनी पत्नी को हिंदी में बताता था कि देखो ये है ये। वो किताब, आधी किताब पढ़ते पढ़ते मेरे धार्मिक विश्वास में पूरा जो है मतलब वो हो गया। मैं पहले सिख धर्म को भी मानता, हिंदू धर्म को भी मानता था, दूसरे कई धर्मों, और बाबे वगैरह जो है इनको भी मैं मानता था। सीधी हमारे घर में हवन धूप और ये सब कुछ होता था। जब मैंने वो पढ़ा, बाबा साहब की किताब पढ़ी, बुद्ध वाली किताब पढ़ी, तो मेरी धार्मिक विश्वास मेरा एकदम बदल गया, सारा बदल गया। मैं बुद्ध जी की, जैसा कहते 180 डिग्री पे सब कुछ घूम गया। तो मैंने जो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का धर्म धर्म नहीं है, मतलब बुद्ध की जो शिक्षा है, वो उससे मैं प्रभावित हुआ और मैंने सारे अंधविश्वास मेरे घर में से छोड़ दिए। और मेरी पत्नी, वो भी बेचारी गांव से आई थी और उनके भी बहुत सारे थे, इस देवी की पूजा करनी है, उसकी करनी, ये फोटो लगाना, वो फोटो लगाना। वो करने के बाद फिर हमने सारा मतलब छोड़ दिया। हम केवल जो है बुद्ध की जो शिक्षा थी उसमें विश्वास करने लग गए। और बाबा साहब से हमने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ना तो आपको पढ़ना होगा। इसलिए नौकरी में आने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को बराबर जारी रखा। ठीक है, मैंने डिग्री प्राप्त नहीं की, परंतु मैंने कोई ऐसी मतलब मशहूर किताब नहीं जिसको मैंने ना पढ़ा हो। मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहा, अपनी बाकी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, इन सब चीज़ों को अपडेट करता। मैंने नौकरी के साथ साथ अपने आप को डेवलप भी किया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, अपनी नॉलेज को डेवलप किया, और जो करंट इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनसे अपने आप को पूरी तरह से इन्फॉर्म रखा है। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो उस दौर में होता था। उसमें ये था कि विवाह का, मैं जब 3री क्लास में पढ़ता था या गांव में था, मैसूमपुर के स्कूल में था, तो 3री क्लास में मेरी कुड़माई हो गई थी। अब 3री क्लास का मतलब है, मैं हूँगा 3री क्लास का मतलब 6 2 8, मैं 8 साल का था, 8 साढ़े 8 साल का था। वो ऐसा हुआ कि मेरे मामा जी थे, मैं तो उन दिनों में झोंक रहे थे, गन्ना चौक रहे थे जोगी पीर दे नेड़े। तो मेरे मामा जी आए, घर पे आए, मेरी मम्मी कह रहे पुन्ना मुंडा किथे आ, नंजू किथे आ, मेरे पिता नंजू किथे आ। तो वो कहती क्या बात है, अरे कहता वो परौने आ रहे हैं। परौने, वो कहती काली परौने आ रहे, अरे मुंडे नूं शगन पाउणा है, कुड़माई करनी है। अच्छा, मैनूं तूं सानूं तां दस्सिया नहीं हैगा, सानूं की पता। वो कहंदा नहीं हुण तां परौने पहुंचण वाले आ, तो तुसीं इदां कर मुंडे नूं बुलाओ। अच्छा, मैनूं उत्थों बुलाया गया, मैं आके नहाता, ਜਿਹੜੇ कपड़े कुपड़े ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਨੇ, और साडे इधरले पासे जो एक बोर्ड है पिंड दे अंदर, एक बड़ी बोर्ड है, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਵਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। मतलब इस तरह के नाल तीसरी का 2.5 जमाता मेरी मतलब कुड़माई हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बिलगे स्कूल में पढ़ रहा था 1958 में, तो तब मैं 8वीं क्लास में था। तब वो हुआ कि मेरे जो सौरे, जो ससुराल थी वो पासड़े में थी, पासड़े में, नेड़े पासड़ा। मेरे मामा ने तो रिश्ता किया था। फिर वो कहने लगे कि अब विवाह, वो शादी, ब्याह देना। अच्छा, ब्याह देना था। ब्याह देने का चक्कर क्या सीगा कि मेरी जो पत्नी थी उसकी बड़ी बहन थी, वो बड़ी बहन जवान थी, तो वो रिश्ता वो करना चाहते थे। जैसे होता है कि एक साथ ही निपटा दो, बड़ी का भी कर दो, छोटी का भी कर दो जी। अच्छा,
तो वो हो गया कि उसमें खर्चा बच जाता था, सीधी बात ये, खर्चा बच जाता, एक ही खर्चे में 2 शादियां हो जाती, गरीब लोग ऐसा ही करते थे उस वेले। तो वही हुआ। तो अपना ब्याह, मतलब 8वीं में पढ़ता तो मेरा ब्याह आ गया। अच्छा वो चले गए अपना, भैया ठीक है ब्याह हो गया था उदो, क्योंकि छोटी उम्र था सगा, तब मुकलावा वगैरह तो होता नहीं सका, मतलब ब्याह हो गया, वो कुड़ी आई, वो भैया फिर अगले दिन अपने मायके चली गई, वो जो कुछ भी होता कंगड़ा वगड़ा खेल वेल के। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब 1964 में बीएससी कर ली और मैं जो है एम्प्लॉय हो गया एज टीचर, तो फिर वो बात चली कि भाई अब मुकलावा ले लो। फिर मतलब मेरी जो पत्नी है वो 1964 में वो मतलब यहाँ पर आई ये वाला। तो इस तरह से मतलब पुराने जमाने उस वेले उन्होंने भी पढ़ाई की नहीं, मेरी पत्नी जो है वो नहीं पढ़ सकी थी। वो उसने मुझे बताया कि मैं स्कूल में गई तो थी, मेरा दाखिला तो हुआ था, क्या हुआ उसकी एक छोटी बहन थी, तो उसके माँ ने क्या किया, उसको स्कूल से हटा लिया कि तो तू इसको देखभाल कर। तो वो कहने लगी कि मैं उसकी देखभाल में मेरा स्कूल छूट गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकी कुछ। वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बाद में कोशिश की थी? हाँ, मैंने उनको पढ़ाया, बाद में मैंने उनको हिंदी सिखाई, उनको अंग्रेजी सिखाई, और वो जितनी जरूरत थी उतने बेचारे लायक वो अंग्रेजी भी सीख गई थी, अपना हिंदी भी सीख गई थी, अपने दस्खत वस्खत अपने खुद कर लेती थी ये वाला, और उससे मेरा काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ਤੁਹਾਡੇ मन च कभी आया भी मेरी पत्नी जी है वो पढ़ नहीं सकी जाके? कोई नहीं, शुरू में तो होता है कोई नहीं, ऐसा मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसने भाई नौकरी तो मुझे करनी थी, उसको तो बच्चों को देखना, ये करना वो करना, उसको नौकरी करनी तो डिग्री की जरूरत होती, तो उसको तो घर देखना था, तो वो घर बड़ी अक्लमंदी के साथ देख रही थी, मैं अपनी नौकरी कर। तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि भी मेरी पत्नी पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी, जो थी वो सबसे बड़ी घरेलू औरत थी, जो थी वो अपने आप में भी। आप तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां, लड़कियां सारे पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े लिखे हैं, जो दोनों, एक लड़का LLB है, ये LLB है, और एक दूसरा लड़का उसने मास्टर इन सोशल वर्क कर रखा है। अच्छा 2 बेटियां हैं, एक बेटी ने MSc MPhil वो कर रखा है और वो प्रिंसिपल है इसमें मोदी नगर में, गाजियाबाद में, और एक दूसरी बेटी है उसने BSc कर रखा है, वो नौकरी नहीं कर रही, वो यहाँ पर है। अच्छा मेरे जो बेटे हैं वो नौकरी नहीं कर रहे जी। मेरा जो बेटा है उसने तो LLB वगैरह कर रखी है। हमने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला था जी 1995 में, जिसमें हम अपना मैगजीन निकालते थे, ठीक है। तो वो मेरा बेटा देखता था उसको सारा, दलित टुडे के नाम से हमने 4-5 साल वो मैगजीन निकाला। अच्छा मेरा जो दूसरा छोटा बेटा था उसको भी नौकरी में दिलचस्पी नहीं थी, उसने कंप्यूटर वगैरह के कई कोर्स कर रखे थे, ये कॉमन सर्विस सेंटर, दिस एंड दैट, ऐसी चीज़ों में वो करता। पर इसके साथ सबसे एक बड़ी बात यह है कि मेरी जो दोनों बहुएं डॉटर इन लॉज हैं, तो जो बड़ा बेटा है उसकी जो वाइफ है वो PhD है, वो दिल्ली से, JNU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और भगवान दास जी जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काम किया था, सबसे पहले किताबें जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी वो बेटी है, तो वो लखनऊ में है, वो प्रोफेसर है। अच्छा दूसरी जो छोटा बेटा है उसकी जो वाइफ है वो इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है इनमें सुपरवाइजर है, और उसने भी MA MSW MPhil डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर ये कर रखा है, और उसी के आधार पर वो उसको कनाडा में नौकरी मिल गई है। जो छोटी वाली वो गायत्री उसका नाम है, वो अभी सितंबर में जा रहे हैं, उनको वहां पर जॉब मिल गई है, और दोनों वो पूरी फैमिली जो है वो वहां पर जा रही है। ठीक है। अच्छा जो मेरी बेटी है जिसने MSc MPhil कर रखा है, वो लड़कियों के सबसे बड़े कॉलेज में वहां पर प्रिंसिपल है वो जो है, और दूसरी बेटी जो है वो वहां पर है। ਤੇ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ भी हिंदी तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ज्यादा पकड़ रही है, जिसके करके हुण तक। मैं हिंदी के बारे में आप एक को बता दूं, वो भी हिस्टोरिकल है जी, कि उन दिनों में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी कि जो हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल स्कॉलरशिप होता था फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अच्छा मेरी हिंदी इतनी अच्छी थी कि पूरे पंजाब में जैसे मेरी टोटल जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरी 37वीं पोजीशन थी, 37वां नंबर था, और मुझे
हिंदी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप ऑफर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि मैं कॉलेज में हिंदी लूँ, MA तक पढ़ूँ, और मैं सरकार के साथ वो साइन करूँगा एग्रीमेंट कि मुझे MA करते ही मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मुझे 5 साल वो नौकरी करनी होगी। तो ये जो हिंदी वाली बात है वो वाकई मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी कि नेशनल स्कॉलरशिप मुझे ऑफर हुआ था। वो तो मैंने इसलिए हिंदी नहीं लिया कि ये कहा जाता है कि जो लड़के अच्छे हैं उनको साइंस पढ़नी चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए, तो मैंने हिंदी छोड़ दी और मैंने वो साइंस पढ़ी। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बिल्कुल मुझे मौका मिला। एक तो ये बात है कि भाई हमारा परिवार तो गरीब था एकदम, कोई दूसरा साधन तो नहीं था। ये बाण बटने का काम भी हम लोग करते थे, ये जो है। तो मैं जब नौकरी में गया तो वहाँ से हम बचत करके पैसा बचा के अपने घर वालों को भेजते थे। ये जो छोटे भाई पढ़ रहे थे। कितने भरा सी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ? ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ पढ़ पाए, बाकी 4 पढ़ पाए, एक नहीं पढ़ पाया। वो भी ज्यादा नहीं पढ़े, वो हाई स्कूल तक ही पढ़े, हाई स्कूल। ठीक है जी। क्योंकि उस समय मेरी पढ़ाई के कारण जो मेरे से छोटा भाई जो था जिसकी डेथ हो गई चमनलाल, वो नहीं पढ़ सका क्योंकि घर चलाने के लिए उसको अपने काम करना जरूरी है। तो मेरा एक संदेश ये है सभी श्रोताओं को, दलित बच्चों को, दूसरों को, सबको, कि नंबर 1 आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। मैं अगर जिंदगी में इस गांव से उठ के मतलब इस लेवल तक पहुंचा, मैं इसके आगे भी पहुंचा हूं, मैं नेशनल लेवल पे हूं, इंटरनेशनल लेवल पे हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, लिखता पढ़ता हूं, तो वो क्यों संभव हो पाया? वो पढ़ाई के कारण हो पाया। अगर मैं नहीं पढ़ता या मैं दिलचस्पी नहीं लेता तो मैं कभी भी मतलब आगे नहीं बढ़ सकता था। तो सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए और बच्चों पर एक निगरानी रखनी चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा। और बच्चों को मेरा संदेश ये है कि आप शुरू के जो साल होते हैं आपके बचपन के होते हैं या पढ़ाई के होते हैं, वो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। उस समय आप लोगों को पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं खेलता भी था, मैं कबड्डी बहुत अच्छी खेलता था, वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल खेलता था, पर उसके साथ साथ मैं पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता था। तो मेरा बच्चों को ये कहना है कि आप गेम जरूर खेलिए और उतना ही आप पढ़ाई की तरफ खेलिए। और आजकल खास तौर से ये जो आपका मोबाइल वाला है, इसको इस्तेमाल करिए, मैं ये नहीं कहता कि मत करिए, पर उसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि इससे आपका दिमाग एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, आपका टाइम। इसको अगर देखना है तो इसके अंदर भी नॉलेज का एक समुंदर है, इतनी जानकारी कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको करना चाहिए। आपके अगर कमियां हैं, आपके माँ बाप गरीब है, आपके पास साइकिल नहीं है, आपके पास दूसरी चीजें नहीं है, पढ़ने को अच्छा कमरा नहीं है, तो आप मेहनत करिए, आप मेहनत करके उन कमियों की पूर्ति करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आप ये ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਜਰਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ। ਇਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।